हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस.के. कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तो विद्यार्थीगण, आइए हम लोग प्रश्नों को जो बिहार एसएससी से जुड़ा हुआ है उन संभावित प्रश्नों को पूरे बारीकी से उसके तथ्यात्मक तरीके से अध्ययन करें। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। अब एक प्रश्न स्टैटिक जीके का जिसमें कोई विशेष ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं। सीधा क्या है कि भाई वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य था कि आसानी से जो है हमारे देश की प्राकृतिक पर्यावरण, हम लोग धार्मिक रूप से देखा जाए तो प्रकृति के उपासक रहे हैं, लेकिन अपने प्रकृति के जो हमने सिस्टम तैयार किया ठीक उसके विपरीत आचरण करने वाले हैं। तो प्रकृति के प्रति हमारा लगाव हो, प्रकृति के प्रति हमारी समर्पण की भाव हो, प्रकृति के साथ हम अपने को समन्वय के साथ स्थापित कर सकें, इसके लिए 1972 में इसकी स्थापना की गई। उत्तर ध्रुवीय वृत्त, चलिए ये हुआ विषुवत रेखा। साढ़े 66 से 90 डिग्री ये क्षेत्र जो हुआ उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के किसी व्यक्ति को बायोम की, ये हुआ भूमध्य रेखा, ये हुआ भूमध्य रेखा। चलिए ये आपका स्पष्ट हो गया। अब ये कहता है कि भूमध्य रेखा तक हम पहुंचते हैं तो हमें किस प्रकार के प्राकृतिक वायुओं अर्थात पर्यावरण के बारे में, यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या बर्फ गिर, सालों भर बर्फ का क्षेत्र होता है, तो यहाँ के वन जो है पेड़ पौधे छोटे छोटे, पत्ते मोटे और शंकु आकार के होते, तो इसको क्या बोलते हैं? यहाँ बोलते हैं टैगा वन। टैगा वन। जहां हिमपात होती इस क्षेत्र में होता है टुंड्रा वन। उसी का थोड़ा सा कम बर्फ, जहां बर्फ हो, जहां बर्फबारी हो रही हो। उसके बाद क्या मिलेगा? देखिए ये जो होता है साढ़े 23, तो ये हो गया समशीतोष्ण और ये हो गया समशीतोष्ण और ये हो गया उष्ण कटिबंध। अर्थात हमें इस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे। यहाँ सालों भर हरा भरा, यहाँ का जो वन होगा सालों भर हरा भरा रहेगा, सदाबहार वन होगा। विषुवत रेखीय प्रदेश के वन सालों भर हरा भरा रहते हैं, इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में है। पेरियार कहाँ है? केरला में है। तो चलिए बड़ा ही आसान सा प्रश्न आपके सामने दिया गया है। 3 4 2 1 3 4 2 1। तो भारत में 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में भी एक है ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड में बेतला पलामू राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ना। पंडवानी लोक नृत्य अलग अलग राज्य की अलग अलग। अब जैसे चलिए हम लोक नृत्य की बात करें तो बाउल, बाउल जो हो जाता है उत्तराखंड का लोक नृत्य का नाम है बाउल। चांचरी उत्तराखंड का हो जाता है। गोवा फुगरी और छत्तीसगढ़ पांडवानी। जीतन तीजन बाई इसकी सबसे फेमस, तीजन बाई इसकी सबसे फेमस कलाकार है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के कलाकार में इनका नाम है। निम्न से किस देश के संविधान से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 के आधार पर, अनुच्छेद 108 के आधार पर संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन की परंपरा रही है।
कब? जब संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मत विभिन्नता हो, लोकसभा राज्यसभा दोनों में मत विभिन्नता हो, तब जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकते हैं? तो राष्ट्रपति बुला सकते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। लोकसभा, जिसका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 118 के आधार पर। अब तक 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। पहली बार 1961 दहेज निषेध कानून के लिए, 1978 बैंकिंग आयोग कानून के लिए, 2002 आतंकवाद प्रतिरोध कानून के लिए। आयरलैंड से क्या लिया गया? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन प्रक्रिया किसका? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया आयरलैंड के संविधान से। राज्य में संवैधानिक आपातकाल, राज्य में संवैधानिक आपातकाल अर्थात राष्ट्रपति शासन लिया गया कनाडा से। ब्रिटेन से लिया गया मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये कहां से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्ती सूची लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन को लिया गया। अलग अलग देश से, आपको पता है कि हमारे संविधान पूरा भीमराव अम्बेडकर ने इसे उधार का थैला कहा है। अलग अलग 10 देश के संविधान की विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो यह जो है सो उधारों का स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटना का काल क्रमानुसार चलिए। स्वतंत्रता संग्राम के यदि हम काल क्रमानुसार को देखें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ध्वज सत्याग्रह जो नागपुर से, ये सत्याग्रह जो है जो नागपुर से शुरू होता है 1923, असहयोग आंदोलन 1920। अब चारों का जब आपको ईस्वी सन पता है तो उत्तर देने में तो कदापि कठिनाई हो ही नहीं। सबसे पहला देखिए 4 हो जाएगा, कहीं 4 है, एक ही जगह 4 नंबर 1 है। उस चलिए पहला नंबर 1 पर, सॉरी पहला नंबर 1 हो गया 1919 है। पहला नंबर देखिए 1919, 2 विकल्प आपका समाप्त हो गया। 1 के बाद 4, 19 के बाद 20, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। 1 4 3 2, 1 4 3 2, है ना। इस प्रकार से उत्तर देने में कठिनाई आपको नहीं होगी। स्थानांतरित कृषि अर्थात जंगली भूमि में आग लगाते हुए, जंगल में आग लगाते हुए, जंगल में आग लगाते हुए कृषि कार्य करना, उसे बोलते स्थानांतरित कृषि। अलग अलग क्षेत्र में उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। अलग अलग देश में, भारत के भी अलग अलग राज्य में उसको अलग अलग तो पहला तो ये नाम है डाहिया। तो डाहिया हो गया मध्य प्रदेश में। मेघालय में उसे क्या बोलते हैं? अवा। मेघालय में बोलते हैं अवा। आंध्र प्रदेश में बोलते हैं पोडू। झारखंड में बोलते हैं कुरवा। अलग अलग राज्य में उसे अलग अलग नाम से जानते हैं। सब झूम कृषि है, सब जगह पेड़ में आग लगाते हैं, पौधे में आग लगाते हैं, उसे कृषि भूमि बनाते हैं। उसकी उर्वरा शक्ति कमती है तो फिर किसी अन्य क्षेत्र में ये काम करते हैं। लेकिन सबका देखिए, सब में अपना अपना स्थानीय नाम है, सब में अलग अलग नाम है ना। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था। अकबर का चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था। चित्तौड़ आक्रमण 1567। अब देखिए आपका क्या है, महाराणा प्रताप को आपको पता होगा कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया महाराणा प्रताप और अकबर के बीच।
राणा सांगा में आपने पता होगा कि 1527 में खनवा का युद्ध, 1527 में खनवा का युद्ध राणा सांगा से लड़ा गया। अमर सिंह बारे में पता होगा कि 1615 में अमर सिंह मुगल की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अब 3 छंट गया तो आपके सामने बचा कौन? एक उदय सिंह। 1567 में उदय सिंह राणा प्रताप के पिता थे। उदय सिंह अकबर के हाथों पराजित हुए। फिर 1576 में अकबर और राणा प्रताप के बीच संघर्ष होता है। तो चारों का चारों वो एक ही वंश से हैं। अब चारों का आपके देखिए अलग अलग मुगलों से ही युद्ध हुआ है। उन युद्ध के बारे में चलिए, एक तो अधीनता स्वीकार कर लिए, शाहजहां की उपलब्धि रही। तब जहांगीर का शासनकाल हुआ करता था। 1813 का चार्टर एक्ट में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से व्यापारिक एकाधिकार आंशिक रूप से समाप्त किया। कहा दिया गया कि चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, चाय का व्यापार को छोड़कर, चाय का व्यापार को छोड़कर से सभी प्रकार का व्यापारिक एकाधिकार इंग्लैंड से ले लिया गया। ये लाइन सही है? कौन सा अंग नहीं था? चलिए विकल्प दे रहा है, कौन सा अंग नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि देखिए 2 को छोड़ दिया है, ये लाइन तो गलत हो गया। ब्रिटिश व्यापारी कुछ शर्त के साथ भारत में निवास करने की स्वतंत्रता दी गई। हाँ दिया गया भारत में आप निवास कर सकते हैं। यदि आप निवेश करते हैं तो स्थायी तौर पर धन संपत्ति खरीद सकते हैं, कृषि कार्य कर सकते हैं, कृषि भूमि खरीद सकते हैं। लाइन सही है। चीन से कंपनी का व्यापार को सुरक्षित रखा गया, सही है। अर्थात ये लाइन जो है गलत है। भारत में वरीयता क्रम में नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 उपराष्ट्रपति, नंबर 3 प्रधानमंत्री, नंबर 4 अपने राज्य में राज्यपाल, नंबर 5 CGI चीफ, नहीं ना जाएगा, CGI नहीं, नंबर 5 पर होता है भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं। भूतपूर्व राष्ट्रपति। नंबर 6 CGI लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। नंबर 7 कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री और अपने अपने राज्य में CM। अब मिलाइए, जब आपको जब ज्ञात हो गया तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री गलत हो गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश गलत हो गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य का राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति। देखिए बड़े आसानी से आप नंबर 1 2 3 4 5 है ना, इस प्रकार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों का राज्यपाल गलत हो गया। तो यदि एक सीरियल क्रम आपको पता है तो कंसेप्ट हर जगह होनी चाहिए, याददाश्त मजबूत होनी चाहिए। तो जब कंसेप्ट आपका मजबूत होगा तो उत्तर देने में कदापि कठिनाई नहीं होगी। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? पॉलिशदार, उस पर पत्थरों पर पॉलिश करने की कला हम लोग कब सीखे? पॉलिश करने की कला से हम लोग कब परिचित हुए? आप पढ़ते हैं कि मौर्य काल में पत्थरों पर पॉलिश करने की कला अपने चरम उत्कर्ष पर था। आप यकीनन तौर पर इस लाइन को पढ़े होंगे। ऐसे भी आप पढ़ते हैं, देखिए पूरा पाषाण काल में पाषाण उपकरण जो थे वह लंबे और नुकीले हुआ करता था। मध्य पाषाण काल में लघु प्रकार का हो गया। नव पाषाण काल में पाषाण उपकरण बनाना शुरू किए हम, इसमें कुल्हाड़ी हुआ। तो नव पाषाण काल, नव पाषाण काल में जब उसको निर्माण किए तब उसको चिकना करने लगे ताकि उसे आसानी से पकड़ा जा सके, उसको मुट्ठा बनाया जा सके।
बार करने में आसानी हो। कौन सी कंप्यूटर जनरेशन चलिए, तो भाई साइंस का क्वेश्चन है। पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर, ये तो 5वां नंबर। चलिए, बुश ब्लड, घास का मैदान। घास का मैदान अलग अलग देश में उसको अलग अलग, न्यूजीलैंड में क्या बोलते हैं? कैंटबरी। न्यूजीलैंड में कैंटबरी, अर्जेंटीना में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका में ब्लेड, है ना। अलग अलग जगह और है। अफ्रीका में सवाना, अफ्रीका में सवाना। उत्तरी अमेरिका प्रेरीज। मध्य एशिया, मध्य एशिया स्टेपीज। अलग अलग जगह उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। यहां भी देखिए आपका स्पष्ट कर दिया गया। लाहौर एवं कश्मीर में स्थित, लाहौर का जो और कश्मीर में किसने बनाया? जहांगीर। लाहौर में बनाया शाहजहां। नाम दोनों का एक ही है, अर्थात क्या हो गया? मुगल काल में हो गया। दोनों मुगल वंश के शासक हैं। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526। ब्रिटिश कह सकते हैं 1757 से 1947। सिख राज के संस्थापक थे कौन? रंजीत सिंह। तो यहां पर चलिए, ये 1800 से मान के चलिए 1845-46 तक अंतिम तौर पर रहा, है ना। कुडूनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, कुडूनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में 2 है, एक हो गया कुडूनकुलम, एक और है कलपक्कम। इसकी 1000 गुने 2, अर्थात यहाँ 2000 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा है। कर्नाटक में कौन है? कहेगा। महाराष्ट्र में तारापुर, गुजरात में काकरा पारा। अलग अलग जगह जो है अलग अलग है आपका। देखिए चारों का चारों यहां स्पष्ट रूप से लिख दिया गया। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्वप्न का दुनिया में भगत सिंह के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। महात्मा गांधी कौन है? हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। जवाहरलाल नेहरू भारत की खोज। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा दिए, है ना। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले। कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का, राष्ट्रीय भुगतान जो यूपीआई के माध्यम से आप मोबाइल से मनी को ट्रांजैक्शन बड़ी आसानी से कर देते हैं, तो विदेशी मुद्रा भंडार, ये तो आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में है। आप इसका ट्रांसफर हम लोग उसको आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विदेशी व्यापार के क्षेत्र में जो काम करते हैं, तारापुर समिति, तारापुर समिति के सिफारिश पर, तारापुर समिति के सिफारिश पर, तारापुर समिति के सिफारिश पर भारत में केवल चालू खाता में, चालू खाता में विदेशी मुद्रा या कह सकते रुपया की परिवर्तनीयता, रुपया की परिवर्तनीयता को मान्यता दिया गया। अर्थात ये लाइन गलत हो जाता है। संगीत नृत्य अकादमी के लिए ये कहाँ खोला गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसकी स्थापना किया गया। और ये कब स्थापित किया गया? नई दिल्ली में स्थापित हुआ। तो नई दिल्ली में ये कब स्थापित हुआ? प्रश्न जो है बड़ा ही कंप्यूटर का इधर दे दिया गया और कुछ ज्योग्राफी का क्वेश्चन इधर से गायब कर दिया गया। कौन आज क्वेश्चन को सेट किए भाई? इस प्रकार की थोड़ी बहुत आज
खामियां स्पष्ट रूप से हमें दिखती है। तो 1954 में इसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई। संगीत, नाटक, नृत्य, ताकि देश की कला संस्कृति को, जो हमारे देश की, जब भारत को पर्वों का त्योहार, नृत्यों का त्योहार कहते हैं, तो कला संस्कृति को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। महात्मा गांधी की विचारधारा प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय आदिवासी नेता जदोनांग सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे। कहाँ के थे? तो मणिपुर के थे। और इनकी भतीजी थी रानी गुडिनलो। रानी को उपाधि है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रानी को उपाधि दी गई। अल्लारी सीताराम राजू ने रंपा विद्रोह किए थे आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। कब किए? 1920-22 में ये रंपा विद्रोह किए थे आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। अल्लारू सीताराम राजू, जदोनांग जो कि भतीजी थी रानी गुडिनलो, असहयोग इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में मणिपुर के क्षेत्र में, मणिपुर में महात्मा गांधी और कांग्रेस के विचारों को धरातल पर लाने के लिए लगातार प्रयास किए। ये दोनों जो है, ठक्कर बापा गुजरात के क्षेत्र में आदिवासियों के कल्याण के लिए प्रचुर मात्रा में इनके द्वारा योगदान दिया गया। कौन सी अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र, असंगठित, जैसे चलिए हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं तो क्या असंगठित क्षेत्र के हैं? रोजगार है लेकिन उसकी कोई जॉब सुरक्षा नहीं है। आज जॉब है, कल नहीं रह सकता है। पूरी तरह कोचिंग डायरेक्टर के रहमो कर्म पर है ना। तो इसी प्रकार जो भी चलिए असंगठित क्षेत्र में कृषि मजदूर हैं, रिक्शा आदि, ठेला, ऑटो चालक, अपना ऑटो नहीं है किसी के चलाते हैं, उसे ही कहते हैं असंगठित, जिसमें जॉब सुरक्षा नहीं होती है। कोई उसको जो है वैधानिक सुरक्षा नहीं होती है, कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं होता है, जॉब सुरक्षा की कोई विषय नहीं है। तो नौकरी कम भुगतान की था, अक्सर अनियमित होती, चली तो होती है एकदम, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर शोषण होता है। पूरा का पूरा निजी क्षेत्र जो है असंगठित से शोषण का ही केंद्र है। शोषक और शोषित, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत यहाँ बड़े पैमाने पर लागू होता है। ये लाइन तो सही है, रोजगार सुरक्षित नहीं है, रोजगार कब चल जाए कब पता नहीं। ये सबसे असुरक्षित क्षेत्र है, इसलिए इसको असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को बेरोजगार की श्रेणी में रखा जाता है। इकोनॉमिक्स में उसे बोलते हैं सुभेद्य बेरोजगारी। सुभेद्य बेरोजगारी, जिसके पास कोई जॉब सुरक्षा नहीं है, कोई कानूनी संरक्षण नहीं है, उसे सुभेद्य बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ये भी एक प्रकार का बेरोजगार ही है, काम कर रहे हैं लेकिन उनके रोजगार की कुछ नहीं, छोटे बिखरे बड़े पैमाने पर ओवर टाइम करना पड़ता है, वेतन का कोई हिसाब किताब नहीं है, है ना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्ति? अब देखिए, पंचायती राज के लिए अनुच्छेद 243 से लेकर के ए से लेकर ओ तक है। ए में क्या है? ए में है ग्राम सभा, ए में है ग्राम सभा का गठन किया जाना। 243 जी में उसे 29 विषय दिया गया है जिस पर उसे काम करना है। 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख करता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन का है। और 357 कहता है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, विधानसभा निलंबित हो, तब वहां राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य की संचित निधि, राज्य की संचित निधि से धन की निकासी की जा सकती है। अब चारों का चारों अनुच्छेद आपके सामने स्पष्ट कर दिया गया है, चारों का चारों अनुच्छेद आपके सामने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है।
भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रथम सूफी संत थे, चिश्ती संप्रदाय के जनक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका दरगाह कहाँ है? जिनका दरगाह है अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में इनका दरगाह है। निजामुद्दीन औलिया भारत में चिश्ती संप्रदाय के बहुत प्रतिष्ठित, इनका दरगाह है दिल्ली में। बख्तियार काकी, इनका दरगाह है लाहौर में, है ना। बख्तियार काकी के याद में ही, बख्तियार काकी के याद में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। भारतीय संविधान का भाग अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्या है? देखिए, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342, 341 एससी के लिए, 342 है एसटी के लिए, 366 है एसटी की परिभाषा दी गई है, परिभाषा दी गई है। अब देखिए इसमें कहां पर आ सकता है, तो इसका उल्लेख कहाँ है? 341-42 के क्षेत्र में आता है। अब यदि सभी को आप बेहतर तरीके से, पूरे विश्लेषणात्मक तरीके से आप यदि इसका अध्ययन करें तो आपको बड़े ही स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। 12 में है अनुच्छेद 264 से 300 को, अर्थात वित्त संपत्ति का उल्लेख है। तो एक विकल्प तो खत्म हो गया, एक विकल्प आपके सामने समाप्त हो गया। 14 जो है, 14 इसमें है पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन 308 से लेकर के 323 तक, ये विकल्प भी समाप्त हो गया। 10 जो है ये है 244, अनुच्छेद 244 का संबंध है, ये भी अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र से ही संबंधित है। और 10, 6, 16 का जो संबंध है वो आपका है अनुच्छेद 370, 71, 370, 371, ये विशेष राज्य का क्षेत्र हो जाता है। 244 भी अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है, तो ये आपका आंसर ये हो गया। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, ये प्रावधान है अनुच्छेद 137 में। इसी के आधार पर कहते हैं कि धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से इसे सर्वप्रथम चर्चा के लिए लोकसभा में रखा जा सकता है ना। आइए अगला जो आपके सामने है अनुच्छेद 266, ये है राज्य की, ये क्या है? संघ की संचित निधि, संचित निधि का धन संसद की अनुमति से ही, संचित निधि का धन जो है संसद के अनुमति से ही निकाला जा सकता है। 307 जो है वो वाणिज्य व्यापार से जुड़ा होता है, 306 वाणिज्य व्यापार से जुड़ा हुआ है। राधा कामदेव बिटिन ये 1851 में बनाए, सही है। गुजुल लक्ष्मी चेट्टी ने मद्रास महाजन सभा 1884 में, मद्रास महाजन सभा जो है 1884 में है। और केजी सुब्रमण्यम अय्यर, केजी सुब्रमण्यम अय्यर, तो ये गलत है। सूर्यनाथ बनर्जी 1876 में, 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 2 नंबर जो है वह गलत है, 2 नंबर गलत है। बेनलक्स के अंतर्गत, बेनलक्स अर्थात पश्चिम यूरोप का वह देश, पश्चिम यूरोप का देश जो गतिमान है, गतिमान, तीव्र विकास करने वाला जो देश है उसे जो है सो बेनलेक्स के नाम से जाना जाता है। बेनलेक्स के दरमियान कौन आते हैं?
बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग। नीदरलैंड देखिए नोकिया यहाँ का ही है। बेल्जियम में विचित्र प्रकार का लोकतंत्र है। एक बार वहां है कि पहला 5 साल जर्मन राष्ट्रपति होगा, दूसरा 5 साल मैंने जर्मन भाषा वाले राष्ट्रपति होंगे, दूसरा जो है डच भाषा वाले राष्ट्रपति, सॉरी एक फ्रेंच, पहला 5 साल फ्रेंच भाषा वाले, पहला दूसरा 5 साल वो डच भाषा वाले होंगे। मुखिया के क्षेत्र में स्थानिक में 3 प्रकार का मुखिया होगा। डच अपनी अलग मुखिया चुनेगा, फ्रेंच वाला अलग मुखिया चुनेगा, जर्मन वाला अलग मुखिया चुनेगा। वहां 3 भाषा बोली जाती है। अब ऐसे भी देखिए यहाँ पर वेनेजुएला, न्यूजीलैंड, ये महादेश बदल जाता है। यूरोप का है देखिए ब्राजील, दक्षिण अमेरिका का है। आनुपातिक प्रतिनिधि, जिसका जितना अनुपात है उस अनुपात में उसे हिस्सा मिले। तो अल्पसंख्यक को प्रतिनिधित्व देने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व को प्रयोग में लाते हैं कि हर एक को अपना अपना हिस्सा प्राप्त हो, किसी के साथ शोषण नहीं हो, सब लोग जो है सो राज्य के निर्माण में अपना योगदान दे सकें, हर का अपना अपना योगदान दे। तो ये अल्पसंख्यक के प्रतिनिधि देने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को लाया जाता है। बहुमत जो है लोकतंत्र की पहचान होती है। सरकार की अस्थिरता के लिए बहुमत होना जरूरी है। और एक समान राजनीतिक सोच वाले व्यक्ति एक संस्था से जुड़ जाते हैं। धारबार क्रम जो है वह लोहा अयस्क के लिए यह चट्टान जाना जाता है। कर्नाटक के कर्नाटक का धारवाड़ श्रेणी में इस प्रकार का पाया जाता है। ये कर्नाटक के क्षेत्र में आप देखिए नल्ला मलाई श्रेणी कहाँ है, ये तो आंध्र प्रदेश में है, पूर्वी घाट में पड़ता है। कर्नाटक पश्चिम घाट में। दिल्ली श्रेणी किसका हो गया, अरावली पर्वत का। शिमला और स्फीति ये तो हो गया हिमालय का। तो चित्रदुर्ग और शिमोगा। तो इसी प्रकार से प्रश्न को आप कंसेप्ट के साथ पूरी तरह स्टेप बाय स्टेप हर विकल्प को पूरी तरह जानकर, समझकर, पढ़कर उसका उत्तर दीजिएगा तो उसका यकीनन तौर पर बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। रटकर उत्तर ना दें बाबू। और आज तो उपस्थिति ही नहीं दिख रही है, क्या है भाई, ना किसी का कोई कमेंट दिख रहा है, न ही कहीं अब एक विद्यार्थी शायद उपस्थित दिख रहे हैं। क्यों आज ऐसा क्या है कि भाई आपकी या कहीं सेटिंग में कुछ गड़बड़ी है मालूम नहीं, लेकिन गड़बड़ी तो कम से कम एक विद्यार्थी तो यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कल तो क्या बात है भाई, कोई हैं, यदि हैं तो कुछ अपने कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट को डालें ताकि लगे कि कोई किसी को कोई तो पढ़ने वाला है, किसी को हम पढ़ा रहे हैं। पूरी तरह सन्नाटा क्यों भाई, कोई तो है, तो यदि हैं तो भाई बताइए क्या है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने, चोरी करने, मौर्य काल कब से कब है, 322 से 185 बीसी तक मौर्य काल कहलाता है। मौर्य काल के संस्थापक कौन हैं, चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का नाश करके, नंद वंश का विनाश करके मौर्य वंश की स्थापना किया। कर चोरी, विशेषकर बिक्री कर चोरी का जो था क्या था, मृत्युदंड। यदि कोई बिक्री कर चोरी करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं तो उसे मृत्युदंड, क्योंकि आप राज के साथ धोखा कर रहे हैं, आप राज के साथ धोखा कर रहे हैं, राज टैक्स चोरी कर रहे हैं तो आपकी राज के प्रति निष्ठा, राज के प्रति वफादारी ही जो है सो संदिग्ध हो जाती है। मौर्य काल के बारे में जानकारी का स्रोत क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका। ये सब मौर्य काल की जानकारी का स्रोत है।
जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होती है। देखो ये जो है भूमध्य रेखा है, जहां सूर्य का प्रकाश सालों भर सीधे में अर्थात 90 डिग्री, जबकि ध्रुव क्षेत्र में सालों भर तिरछा पड़ता है। इसे बोलते हैं उपध्रुवीय वृत्त, है ना। ये होता है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण और शीत, शीतोष्ण और शीत, ये भागों में बांटा गया है। सालों भर चूंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ सीधा पड़ता है, तो सालों भर यहाँ बहुत गर्मी होती है। सालों भर एक ही प्रकार का मौसम रहता है, तो दिन और रात जो है सो 12 घंटा का दिन 12 घंटा का रात होती है। यहाँ तापांतर जो है सो बहुत कम होता है। भूमध्य रेखा पर तापांतर सबसे ज्यादा गर्मी जो होती है, गर्म जो होता है कर्क रेखा, मकर रेखा, ये ध्रुवीय क्षेत्र है जहां पर सालों भर बर्फ जमे होते हैं। यहाँ 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। तो जब दिन 6 महीना क्या है, थोड़ा सा गर्मी रहेगा, 6 महीना रात ठंडा रहेगा। तो यहाँ 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप अगुलहास, केप अगुलहास अफ्रीका महादेश का सबसे आशा अंतरीप की खोज कब किसने किया था? 1487 में बार्थो लेम्यू डियाज के द्वारा इसकी खोज की गई। सभी अफ्रीका का ही महत्वपूर्ण नगर है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की आबादी घनत्व सबसे कम है? आबादी घनत्व मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में बसने वाली जनसंख्या को कहते हैं। भारत का, पूरे भारत का कितना है? 382। बिहार का कितना है? 1106। अरुणाचल का कितना है? 17। अब इसी प्रकार हमें पूरे भारत के अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश का यदि हम देखें तो आपको इसका उत्तर बड़े ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए दमन द्वीप का है 2191। दमन द्वीप 2191, दमन द्वीप का 2191। दादर नागर हवेली 700। पुडुचेरी 2547। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46, इसका मात्र 46 है। तो सबसे कम किसका है? सबसे अधिक हो जाएगा दिल्ली का। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का 1556। बाबर और इब्राहिम लोदी। खनबा का 1527। बाबर और राणा सांगा। चंदेरी का 1530। बाबर और मेदनी राय। घाघरा का युद्ध 1528। बाबर और ये अफगान सरदार महमूद लोदी के बीच लड़ा गया युद्ध है। चारों में बाबर एक तो कॉमन है और अन्य तरफ जो है 4 अलग अलग लोग लड़ रहे हैं।
पानीपत का युद्ध स्मृत नहीं है तो वही क्वेश्चन फिर दोबारा आ गया। उस स्थल का नाम जहां प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, मेहरगढ़ में लगभग 7000 ईसा पूर्व यहां से गेहूं एवं जौ की खेती किए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। यहाँ का जो आवासीय घर है, इस प्रकार का 4 कमरे का घर बना हुआ है, जहां आंतरिक प्रवेश द्वार है। ये है कालीबंगा, ये इसे गरीब नगर हड़प्पा सभ्यता का गरीब नगर कहते हैं। धौलावीरा, ये जल प्रबंधन के लिए इसे याद किया जाता है, धौलावीरा को, जो गुजरात में अवस्थित है। इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। किले गुल मोहम्मद, यहाँ हड़प्पा पूर्व, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में अवस्थित है। मेहरगढ़ भी, इसे सोहन नदी घाटी क्षेत्र में अवस्थित भारतीय उपमहाद्वीप में पहला बस्ती जहां पर कृषि कार्य के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। पंचवर्षीय योजना के समाप्त करने के बाद भारत का आर्थिक योजना के क्रियान्वयन का काम किसको दिया गया है? नीति आयोग, जिसका गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग, जो कि अनुच्छेद 280 के आधार पर इसका गठन होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग अरविंद पनगढ़िया योजना का गठन हुआ था 15 मार्च 1950। अफ्रीका की सबसे मूल्यवान चलिए ट्यूनीशिया दिनार। अब अलग अलग देश की अलग अलग व्यापारिक संरचना होती है। अफ्रीका, ट्यूनीशिया जो है उसका आयात जो है सो सबसे कम है, इसलिए उसका मुद्रा की स्थिति जो है मजबूत है। ब्लू इकोनॉमी, ब्लू सागरीय क्षेत्र में है, समुद्री संसाधनों का सतत विकास के ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। नीली क्रांति आपका देखिए मछली उत्पादन से जुड़ा होता है। नीली क्रांति का संबंध जो है, आज कोई दिख कह रहा है? हाँ, ओ ठीक। हाँ, कभी आता है 2 3 4 आता है। अभी लगे, ठीक है। कृषि विकास के लिए हरित क्रांति है ना, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इसरो उसके लिए काम करता, जिसकी स्थापना 1969 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना निम्नलिखित किस वर्ष किया गया? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार अंग्रेजों के काल का बना हुआ है। इसका निर्माण जो है अंग्रेजों के काल में राष्ट्रीय अभिलेखागार, ताकि जो भी कागजात हो उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके, उसके बारे में तमाम जानकारियां, कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। स्थापना कलकत्ता में, और 1891 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? अलग अलग भोटिया तो सिक्किम की एक क्या है, जनजाति है, एसटी। पांडवानी, पांडवानी कहाँ की है? ये तो छत्तीसगढ़, पांडवानी छत्तीसगढ़ की है। मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा, अरुणाचल प्रदेश का जो है वो अलग अलग राज्य का अलग से। बिहार का सामा चकोबा, बिहार का क्या है, सामा चकोबा। तो अलग अलग राज्य का वो अलग अलग होता है, अलग अलग राज्य का अलग अलग है। तो यह बच गया कौन? अब एक मात्र देखिए बच गया चुटकी। जब तीनों अलग अलग कर दिए तो ही एक मात्र बच गया चुटकी। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय अनुच्छेद 41 क्या कहता है? राज, गरीबी, बेरोजगारी,
अपंगता की अवस्था में लोगों को सामाजिक सुरक्षा दे, सामाजिक। लेकिन 38 में कहता है कि सामाजिक न्याय के लिए आर्थिक राजनीतिक, यहां पर 38 में है कि आर्थिक राजनीतिक सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने के राज काम करे। 39A है सभी नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराया जाए। किसी की अज्ञानता, अशिक्षा, गरीबी कारण उसके साथ अन्याय नहीं हो, उसे न्याय मिल सके। अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसकी पिछड़ापन को दूर करने के लिए राज कार्य करे। भारत का सबसे बड़ा निर्यातक उद्योग अभी वर्तमान में यदि हम देखें तो यदि हम क्रम में तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ आपको दिया गया है इस क्रम की यदि बात करें तो ये जो है 9 नंबर पर आता है। आईटी उद्योग जो है वह 4 नंबर पर आता है। ये जो है 10वां नंबर पर चला गया है। पेट्रोलियम उत्पाद जो है ये नंबर 3 पर है। तो दिए गए विकल्प के आधार पर सबसे अधिक जो है हमारा निर्यात होता है पेट्रोलियम। अब बड़ा विचित्र है, पेट्रोलियम अपनी आवश्यकता का हम तकरीबन 80% पेट्रोलियम विदेश से मंगाते हैं। अब देखिए बड़े पैमाने पर रूस से मंगाते हैं और उसको परिसंस्करण करके उसको शुद्ध करके रिफाइन करके फिर बड़े पैमाने पर देखो अभी यूरोप और रूस में दबाव तनातनी है। भारत बड़े पैमाने पर रूस से तेल मंगाता है और फिर उसे यूरोप में बेचता है। तो यह तेल का आयातक भी है और तेल का निर्यात। पड़ोसी बांग्लादेश, पड़ोसी नेपाल को पूरा तेल भारत के द्वारा ही दी जाती है। किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2025, ये जो है गुजरात भी लागू किया है, उत्तर प्रदेश ऐसे करंट में तो उत्तर प्रदेश लागू किया है। सबसे पहले देखिए भारत में इसके लिए असम में इसे लागू, अब तो अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार से इसे लागू करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। किस देश के साथ 10 बिलियन डॉलर की रक्षा साझेदारी? अब ये ऐसा 10 बिलियन रक्षा साझेदारी जो है ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि जब तक तारीख का कुछ स्पष्ट नहीं हो तब तक बतलाना। यहाँ अमेरिका से भी है इस प्रकार का समझौता किए हैं, फ्रांस से भी किए हैं और रूस से भी किए हैं। अब जो उत्तर यहाँ दिया गया उसको चलिए फ्रांस दिया गया, फ्रांस मान लीजिए। 2005 में ऑस्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को जीता? ऑस्कर ने सबसे अच्छा जो फिल्म मिला वो मिला अब अबोरा, है ना, अबोरा को मिला, जो विकल्प में है ही नहीं। ओपेनहाइमर तो पिछले साल था, 2025 का थोड़े है। 2025 का अबोरा फिल्म को मिला है। ये तो ओपेनहाइमर जो है 2024 को मिला था। क्वेश्चन 2025 का है। इसरो ने हाल ही में मिशन गगन सफलतापूर्वक, अब देखिए ये भी क्वेश्चन कहीं कैसे प्रश्न को सेट कर दिया गया है। ये आपका जो है आदित्य के बारे में तो अभी कोई ऐसा है नहीं। ये 2023 में चंद्रयान 2023 में इसको प्रयोग में लाने, चलिए 2027 का 27 2027 में आना है। मंगलयान जो है 2026 में होना है। गगनयान मिशन जो है 2026 में होना है। यहाँ भी ऐसा है इसमें कोई भी विकल्प सही सेट नहीं, खतर लॉन्च अभी करबे के, चलिए लॉन्च किया गया तो चलो इसको आदित्य LU2 वही करना होगा ना, कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। जो विकल्प है उसमें वही उत्तर देना है। 2025 में केंद्रीय बजट में भारत में GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया गया 6 यहाँ वो नहीं है, वहां है कि 6.3 से लेकर 6.8% तक विकास हो सकता है। अब विकल्प में चलिए यहाँ पर एकमात्र वही 6.5 आता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के नए अध्यक्ष, महासभा का अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। महासभा का अध्यक्ष कार्यकाल
जो कैमरून के फिल्मोन यांग, फिल्मोन यांग वो कैमरून के हैं, कैमरून के हैं। यहाँ कोई चलिए ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रत्येक वर्ष अपना एक अध्यक्ष का चुनाव करता है। सब भारत सरकार 2025 बजट में रेलवे के विकास के लिए, रेलवे के विकास के लिए ये भी कहिए तो 2.55 लाख करोड़ का है। चलिए यहाँ दिए गए विकल्प में सबसे निकट का ये विकल्प है, यहाँ ये भी सेट नहीं खाता है। म्यांमार और थाईलैंड में अभी देखिए भयंकर भूकंप आया, 7.9 के रेंज का भूकंप आया, जिसमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ पर ये सेट था और आज उपस्थिति इस प्रकार की रही कि अब हमको भी चिंता होने लगती है भाई कि आखिरकार कहाँ पर क्या गड़बड़ी हुई। ऐसे विद्यार्थी कोई जवाब भी नहीं देते हैं, पता नहीं कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। प्रत्येक प्रश्न को पूरी तरह बारीकी के साथ क्यों और कैसे के साथ उत्तर आपको दिया गया। हर प्रश्न में जहां पर गलती थी, पर कुछ प्रश्न भी आज गलत था, उसको सुधार दिया गया, उसके सही आंकड़ा आपको बतला दी गई। सिर्फ हमारे बीपीएससी या एसएससी तो इस प्रकार गलती क्वेश्चन देगा ही देगा, तो उसी का यहाँ पे एक प्रकार प्रैक्टिस भी हो गया है ना। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। आइए साथियों, मैथ के प्रश्नों को देखेंगे। आज बीएसएससी में बोला गया यदि चावल की कीमत 20%, चावल की कीमत 20% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चावल की खपत में कितने % की कमी करना चाहिए ताकि खर्च पहले जितना ही रहे। साथियों 20% की कमी हुआ, पहले 100 था, आज 20 कमी हो गया तो 80 होगा। ठीक है साथियों, चावल की बोला गया है 20% की वृद्धि होता है, मतलब 100 से 120 हो गया। पहले एक्सपेंडिचर हमारा 100 था, आज 120 हो गया, दाम 120 हो गया। साथियों आपके पास खर्च करने के लिए 100 रुपया है, खर्च में नहीं बढ़ाना है, बोला खर्च पहले जितना ही रहे। आपके पास 100 रुपया खर्च करने का है, दाम हो गया 120 रुपया, तो आप जैसे दुकानदार को 100 रुपया दीजिएगा, दुकानदार बोलेगा कि चावल का कीमत जो है 120 है, तो आपका कहना होगा कि 120 चावल का कीमत है, कोई बात नहीं है, आप ऐसा कीजिए कि चावल कम दे दीजिए, क्योंकि 100 से ज्यादा हम खर्च कर नहीं सकते हैं, तो 20 रुपए का चावल कम मिलेगा। कहां से? तो 120 से। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करेंगे, ये कट जाएगा। ये 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। आंसर साथियों क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? तो बी होगा। आइए मेरे प्यारे साथियों, बोला गया ए और बी अलग अलग काम करते हुए 21 और 24 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं। वे एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करे तो एक काम शुरू करे तो काम को यह कितना दिनों में पूरा करेगा? ये मेरे साथियों अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है। क्या है? तो अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है साथियों। आइए मेरे प्यारे मित्र देखेंगे, इसमें टोटल वर्क लिखेंगे। टोटल वर्क बोला गया ए काम को 21 दिनों में करता है और बी 24 दिनों में करता है, और 21 और 24 का एलसीएम आप यहां से निकालेंगे, 3 हो जाएगा, 7 और ये 8, तो ये 7 या 21, 8 दूनी 16, 168 होगा। मेरे प्यारे मित्र 21 दिनों में 168 काम होता है, एक दिनों में 8 काम होगा। 24 दिनों में 168 काम होता है, तो एक दिनों में कितना होगा? 7 काम होगा। कितना होगा? 7 काम होगा। साथियों ए पहला दिन आएगा तो 8 काम करेगा, बी दूसरा दिन आएगा तो 7 काम करेगा। पूरी एक चक्कर गया 2 दिनों में, और 8 7 15 काम हुआ। मेरे प्यारे साथियों 168 काम करवाना है। मेरे साथियों 168 काम करवाने के लिए आप बताओ 15 का कितना गुना करें ताकि 168 हो जाएगा? 15 गुना अगर 11 करते हैं तो 5 6 165, तो 11 करेंगे। 11 गुना इधर भी 11, 11 दिनों में 15 इकाई 15 और 6 165 काम हुआ। अगला दिन के लिए कौन आएगा? तो ए आएगा। ए आएगा, कितना काम और बचा है? तो 3 काम बचा है। साथियों 11 दिनों, अब ये ए एक दिन में 8 काम करता है, मुझे 3 काम करवाना है, तो समय बराबर मतलब कार्य बटा क्षमता, तो कार्य 3 करना है और क्षमता इसकी 8 है, मतलब समय लगेगा 3/8 दिन। पूरा 168 काम करने में समय लग जाएगा 11 सही 3/8 दिन। 11 दूनी 22, यहाँ 11 दूनी क्या होगा? 22, 22 पूर्णांक 3/8।
3/8 दिन, 22.3/8 दिन। आंसर क्या होगा? सी होगा साथियों। आंसर क्या होगा? सी होगा। आइए साथियों, इसको इसकी मान दिया गया है, इसकी मान दिया गया है, इसकी मान निकालना है। मेरे प्यारे मित्र याद रखोगे, x प्लस में 1/x प्लस में x स्क्वायर इंटू में 1 माइनस में x प्लस में x स्क्वायर बराबर में ये x प्लस में x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस में x के पावर 4। जब ये दोनों को गुना करोगे तो ये मिलेगा। इसकी मान बताओगे मेरे प्यारे साथियों, क्या करना है? इसी की मान निकालना है, इसी की मान निकालना है, इसी की मान निकालना है। और इसकी मान जो है दिया गया है 65 है, इसकी मान 65 है और इसकी मान दिया गया 5, ये दिया गया है। साथियों यदि आप काटते हो कितने बार में जाएगा? सर जी सर जी सर जी सर जी, ये कितने बार में जाएगा? तो 7, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 65 है, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 48, 48, 48 होना चाहिए। ये क्वेश्चन गलत है साथियों। क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, लग रहा है मेरे ख्याल से जो है थोड़ा बहुत तो गड़बड़ है कि 9 बार में जाएगा। 9 × 6 = 54, 9 बार में जाएगा। नहीं, गड़बड़ नहीं, 9 बार में जाएगा। ये 9 बार में कट जाए। जिसकी मान पूछा गया है उसकी मान कितना होगा? 9 होगा। 9 बार में कट जाएगा। आंसर सी होगा। आइए साथियों, ये देखेंगे आप, बोला गया है एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि भुजा को दुगना कर दिया जाए, क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगी? तो साइड जो हमारा है वो दुगना कर रहा है, 1 से 2 गुना हो जाएगा। तो साथियों एरिया जो है सीधा स्क्वायर करने पे आता है। 5 की जरूरत नहीं है, 5 लो, सीधा सीधा 1 से 2 करो, एरिया स्क्वायर करने पे आता है, आयतन क्यूब करने पे आता है। इसका स्क्वायर करेंगे 1 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4 होगा। एरिया स्क्वायर करने पे आता है। कितना गुना हो गया? तो 4 गुना हो गया। पहले 1 था आज 4 हो गया, मतलब 4 टाइम्स हो गया, 4 गुना हो गया। आंसर क्या होगा साथियों? बी होगा। आगे आइए साथियों, बोला गया है 2013 के दौरान किस वर्ष की सभी कारों के कुल उत्पादन का 30% थे, 30% थी। तो 2013 के सभी कारों का उत्पादन कितना है? 70 है। और 70 का 30%, 7 1% से डबल जीरो गएगा, 7 21। कौन सा 2013 में 21 कहाँ पे है? तो 21 है D1 में है। तो 21 क्या होगा? D1, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आइए मेरे प्यारे मित्र, बोला गया एक परीक्षा में 60 लड़कियों का औसत अंक 15 है, 40 लड़कियों का औसत 30 है, और जिस समूह में लड़के और लड़कियां एक साथ रखा जाए उस समूह का औसत कितना है? देखो 60 का औसत 15 है और आगे बोला 40 का औसत 30 है। साथियों ये संख्या है और ये एवरेज है, तो याद रखना संख्या का अनुपात ले सकते हैं, संख्या का अनुपात ले सकते हो, लिख लो संख्या का अनुपात ले सकते हैं। तो औसत होता सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 15 × 45 हो जाएगा। यहाँ से योगफल होगा, ये 2 बार में कटा 3 से, ये 2 बार में, 30 × 2 = 60, टोटल योगफल कितना है? 3 × 2 = 5 संख्या। तो ये हो जाएगा, कितना होगा? जोड़ेंगे 6 × 4 = 10, 105 बटा 5, ये 2 होगा, 1 होगा, 21 हो जाएगा। आंसर क्या होगा साथियों? सी। आंसर क्या होगा? सी होगा। आंसर सी होगा। आइए, बोला गया है, ये तो आपका साइंस का क्वेश्चन है, लगा x + 1/x की मान, अगर x + 1/x की मान यदि साथियों k रहे तो x³ + 1/x³ की मान क्या होगा? तो k³ - 3k होता है। तो यहाँ से उसी की मान निकालना है, तो 11 का क्यूब 1331 होता है, k³ तो 11/5 का क्यूब -3k, k की मतलब 11/5, तो 11/5 दोनों जगह पे है, 11/5 कॉमन हो जाएगा, 11 का स्क्वायर बचेगा तो 121 बटा में 25 माइनस में 3 इधर जाएगा। तो साथियों एक बात याद रखोगे, 11/5 गुना में 125 × 75, 75 अगर घटेगा तो 25 × 75 अगर जाएगा तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 होगा, और 11 में से 7 जाएगा, 7 × 4 = 46, 46/25। ये गुना करोगे तो 6 होगा, 6 × 4 = 10, 5 बटा 125, 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48, 4 × 5 = 20, 12 × 4 = 48, 4 × 5 = 20 के 0, 12 × 4 = 48, ये होगा 4 × 5 = 20 के 0,
12 चौक 48, 2 50, तो ये 6 होगा 125। आंसर होगा 4.6/125। 50 का आंसर हमारे बोर्ड स्क्रीन पे आ चुका है। आगे आइए साथियों, 51 का देखेंगे। बोला गया है एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। समान किस्त है, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, तो प्रत्येक किस्त जो है आपका 6897 की है। तो बोला गया है तो लिए जाने वाले कुल ब्याज ज्ञात करें। 10% की फ्रैक्शन मान 1/10 होता है। एक साल में अगर मूलधन हमारा प्रिंसिपल 10 है तो किस्त यह अमाउंट जिसको बोलते हैं किस्त या अमाउंट 10 से 11 होगा। दूसरे साल में ये इसकी स्क्वायर करोगे 100 होगा, ये 121 होगा। लेकिन प्रत्येक प्रत्येक किस्त हमारा बराबर है, तो यहाँ भी 11 से गुना, यहाँ भी 11 से गुना। ये साथियों कितना हो जाएगा 110। एक बार बताओगे टोटल कितना हो जाएगा 210। इधर कितना होगा 11 गुना 11 121, कितना हो जाएगा 2 4 1। प्रत्येक किस्त 121 है, प्रत्येक किस्त 121 है। लेकिन यहाँ से अगर 121 जोड़ोगे साथियों तो कितना होगा, ये 2 होगा, 4 होगा, 2, ये हो गया। तो प्रत्येक किस्त यहाँ से ब्याज कितना बना, मूलधन हमारा कितना है 210 और ब्याज कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे 2, ये 3 होगा, 32 होगा। साथियों यहाँ आपके ब्याज 100 प्रत्येक किस्त हमारा 121 है क्योंकि समान किस्त है और क्वेश्चन के अनुसार ये 6 8 9 7 है। तो एक की मान साथियों अगर इसको इससे काटोगे, जल्दी से काट के बताओ कितना हो रहा है। एक की मान जल्दी से काट के बताओ बच्चे। एक की मान जो भी होगा आप निकाल लीजिएगा और ब्याज पूछा तो ब्याज को एक की मान यहां से ये भाग हो जाएगा और गुना में 32 हो जाएगा। इसको साथियों एक बार काट के बताओगे तो हमारे आंसर क्या हो रहा है 8 2 4। आंसर क्या होगा, ये ए नंबर हो जाएगा। 51 का आंसर क्या होगा, ए होगा। 51 का आंसर ए होगा। आगे बोला जाता है तराजू में हुई खराबी के कारण 1 किलो के बजाय 900 ग्राम तौलने की वजह से एक दुकानदार को निश्चित लेन देन पे समानता 20% का लाभ होती है। यदि वह वस्तु के मूल्य समानता मूल्य पे 10% कम कर दे तो उसकी वास्तविक लाभ या हानि क्या होगा। साथियों 1000 ग्राम का दाम हमेशा याद रखना है 1000 रुपया, ठीक है, ये सीपी। लेकिन ये 20% का लाभ होता है, मतलब वस्तु को जरूर 1200 में बेच रहा होगा, ये एमपी है। अब इसी मूल्य पे वो क्या किया कि 10% का छूट दिया, तो 10% का 9% का 12 नमा 108, 1080 रुपया लगेगा। लेकिन 1000 ग्राम का दाम 900 ही तोल रहा है, तो 900 रुपये का सामान गया, आया 1080 रुपया। आप बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर, 180 का प्रॉफिट हो रहा है। कहाँ से, तो 900 से। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना। साथियों 00 से 00 कट जाएगा, 9 दूनी 18। आंसर क्या होगा 20%। इसी पे बढ़ा के बेचेगा, यहीं से 20% का प्रॉफिट होता है, याद रखोगे। ये हो गया विक्रय मूल्य, एमपी नहीं विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया साथियों। आगे आइए, बोला कि जैसे ही हवा के गोलाकार गुब्बारे में भरी जाती है तो इसकी त्रिज्या 7 से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों ही परिस्थितियों में गुब्बारे की आयतन ज्ञात करना है। त्रिज्या पहले 7 था हमारा, आज बढ़कर 14 हो गया। सीधा काटेंगे तो 1:2। त्रिज्या 1:2 हुआ तो वॉल्यूम जो होता, आयतन जो होता है वो क्यूब करने के बाद निकलता है। क्यूब करेंगे 1 होगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा। तो अनुपात हमारा हो जाएगा 1:8 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है एक मोबाइल फोन को अंकित मूल्य पे 36,000 है, अंकित मूल्य 36,000 है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 11% का छूट देता है। इसके अलावा यदि ग्राहक इसे क्रेडिट कार्ड से खरीदता है तो 15% तक छूट बढ़ जाती है, 11 से 15 हो जाता है। तो पूजा इस क्रेडिट कार्ड से खरीदती है तो कितना भुगतान करेगी, तो 15% का छूट मिलेगा। 3600 में पूजा जो है क्रेडिट कार्ड से खरीदती तो 15%, 11% नहीं 15% छूट मिलेगा। इसकी फ्रैक्शन मान 3/20, 20 में 3 का छूट मिलेगी तो 17/20 हो जाएगा। 0 से 0 कटा, ये कितना होगा सर जी, 18 दूनी 36 होता है, ये हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये हो जाएगा 0। 18 सत्ती 26 से, बाकी हाथ में 6, बाकी हाथ में 12, 18 और 12 जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा। हमारे आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। हमारे आंसर क्या होगा साथियों, बी होगा। 66 का आंसर क्या होगा, बी। आइए मेरे प्यारे साथियों, औसत चाल पूछा गया, बोला गया 100 किलोमीटर गया 30 किलोमीटर पर घंटा के चाल से, दूसरा 100 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर घंटा के चाल से, तीसरा अंतिम जो है
50 किलोमीटर पर घंटा। सभी का दूरी अगर बराबर रहे तो ये दूरी मत लो, अपना दूरी लो औसत में। बड़ा मजेदार क्वेश्चन ये है। मान लीजिए पहले गया 30 किलोमीटर पर घंटा से, आगे गया 40 किलोमीटर पर घंटा से, उससे आगे गया 50 किलोमीटर पर घंटा से पर घंटा। ये चाल हुआ। यहाँ पे डिस्टेंस मानो, एक डिस्टेंस मानो कि सबके बराबर दूरी जा रहा है, तो 30 40 50 का एलसीएम मांग लो। तो 30 40 50 का एलसीएम 4 3 12 5 60 600 होता है। 600 या 300 मान लो, सबसे बढ़िया 600 ही मानो। तो 30 किलोमीटर पर घंटा से अगर 600 किलोमीटर जाएगा तो समय लगेगा, कितना लगेगा सर? समय लगेगा 20 घंटा। इसका समय कुछ हो मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका समय 15 चौका 60, 15 घंटा। इसका समय लगेगा 12 पंचे 60। तो 600 600 3 बार गया है, तो या टोटल दूरी होगा 1800। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। औसत चाल बराबर में कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो 1800 बटा में आप सबको जोड़ोगे, 5 2 7 होगा, 2 27 हो गया। ये कितना होगा? 2 से काटोगे तो ये 9 दूनी 18, 9 3 27। तो ये काटोगे तो 6 3 18, ये कितना हो जाएगा? औसत चाल ये होगा 50 किलोमीटर पर घंटा। ये 0 होगा, 12 पंचे 60, 15 20, ठीक तो है। चाल से चलने वाली, और 27 नहीं होगा भाई साहब, 18। ये कितना हो जाएगा? 6 6 6 3 बार, तो 1800 हो जाएगा। और यहाँ से 5 2 7 होगा, 2 2 4, 47 हो जाएगा। 47 होगा। देखो सही है गलत है? जैसे भाग दोगे इसमें तो 38.3 किलोमीटर पर घंटा निकल कर आएगा लगभग में। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी होगा साथियों। बोला जाता है 4 संख्या तिर्क दिए गए हैं, 3 संख्या एक प्रकार का है, असंगत। असंगत तिर्क का चयन कीजिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का नहीं है। झूठ मूठ ये लोग डाल देते हैं। मैथ का क्वेश्चन एक ही जगह 3 क्वेश्चन रहा है। बोला गया है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार एबीसी थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। जो भी पड़ा अपने आप में 100% होगा। मतदान करने वाले 45% ए को, 35% बी को और सी को जो है 20% मतदान किया। ए को जो डाले गए मतों में से 30% और बी को डाले गए मतों में से 20% बोला गया मत क्या हो गया? मत को बाद में अवैध माना गया है। तो सी को डाले गए सभी मत वैध है। तो ए और बी के अंतर 882 है, अधिक मत है। तो बोला गया सी को कितना वैध मत मिले हैं? मेरे साथियों, जो पढ़ा है वो अपने आप में 100% है। जो भी पढ़ा अपने आप में 100%। इसको 45 मिला, तो इसको 35 मिला, तो इसको 20 मिला। टोटल वोट मानो 100 पड़ा है। तो ये कितना हो जाता है सर जी? यहाँ से देख पा रहे हैं 0 80 20 100 हो गया। बोला गया ए में जो डाला गया वोट 30% अवैध था, तो बढ़िया कितना था? तो 70%। इसका 70% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 35 और 7 चौके 28, 28 29 30 31, एक अंक के बाद दशमलव। तो इतना वोट वैध था। और इसका 35 का बोला गया है 20% वोट खराब था। तो 80% वोट अच्छा था। 4/5, 7 चौके 28 वोट अच्छा था। दोनों का अंतर कितने का है? यहाँ से अगर अंतर निकालोगे तो 35.5 का अंतर है। 8 9 10 11, 3.5 का अंतर अधिक है। क्वेश्चन के अनुसार इतना अधिक है। साथियों इसको उड़ाओगे, 5 दूनी 10, 7 5 35, 7 से काटोगे 7 इकाई 7, 7 दूनी 6 7 चौक 42, एक की मान हो जाएगा। एक की मान साथियों कितना हो जाएगा? इसको इधर गुना करोगे, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 1 25। और निकालना है सी का। सी का कितना है? 20 है। तो 20 बराबर में 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 25 दूनी 50। 50 40। सी को पूछा सी का वोट कितना है? 50 40। सी का कितना साथियों? 50 40। बोला गया है पहली संख्या दूसरी संख्या के 1/3 और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 1.5 गुना है, और तीसरी संख्या चौथी संख्या के 3 गुना है। 4 संख्या ए बी सी डी। सबसे पहले अंतिम वाला पकड़ो। तीसरी संख्या चौथी संख्या का 3 गुनी है। ये 3 गुनी है, ये 1 होगा तो ये 3 गुना हो। ठीक है।
या 3 गुनी है, या अलग तरीका से भी मान सकते हो, अच्छा रहेगा। आप सब शुरुआत से मानो, पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 1/3 है, ये 3 होगा तो ये 1 होगा, 1/3 दूसरी संख्या का 1/3। बोला गया है दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 1.5 गुनी है, 1.5 गुनी मतलब 3/2 है। तो तीसरी संख्या की, अगर तीसरी संख्या 2 होगा तो दूसरी संख्या 2 होगा, ये सही है। आगे बोला जाता है चौथी संख्या तीसरी संख्या का, बोला गया तीसरी संख्या जो है चौथी संख्या का 3 गुना, चौथी संख्या का ये 1 होगा तो ये 3 होगा। साथियों इसको सही करने के लिए यहाँ 2 से गुना, इधर भी 2 से, यहाँ 3 से गुना, यहाँ भी 3 से, रेशियो आप पढ़े होंगे, तो ये 3 हो जाएगा, 3 3 9 होगा, 3 दूनी 6 होगा, ये 2 होगा। बोला गया यदि चारों संख्या का औसत 10 है तो योगफल 40, औसत गुना संख्या 10 गुना 4 करेंगे 40 होगा। सभी को जोड़ोगे 6 3 9 9 9 18 2 20 20 40, 1 बराबर में 2, तो बोला कि सबसे बड़ी संख्या कितना 9, 9 बराबर में 9 दूनी 18। आंसर क्या होगा डी। आंसर क्या होगा डी। आगे आइए साथियों, 82 का, 82 का आप मुझे बताएंगे, सिंपल प्रश्न है ये। छप्पन का 100%, ये सीधा सीधा इससे कट जाएगा, क्या होगा 56 गुना 48, 56 गुना 48, तो ये होता है 65 61, 65 61 किसकी वर्गमूल होती है, तो जल्दी से बताओगे, वो 81 का हो जाएगा। ये क्या होगा 81 का 65 61, ये 81 का, ये भाग में है तो ये 81 हो जाएगा। 9 तिया, ये 9 का क्यूब कितना होता है 9 गुना 9 गुना 9, तो ये कट जाएगा, 9 8 72, यहाँ से कितना हो गया इस मान 9 8 72, 8 गुना 8, ये भागा 8 है, ठीक है, 8 छके 48, गुना में ये है, तो गुना में ये है तो कितना हो जाएगा माइनस में 6 8 छके 48 और बट्टा में 100, 2 अंक के बाद दशमलव होगा। इसको गुना कर लीजिए, 56 गुना 48 करेंगे तो 26 88 होगा, कितना होगा 26 88 होगा। अब इसको करेंगे तो ये 72 हो गया, इसको करेंगे तो 4.86, इसको घटा लीजिए, सबको जोड़ उड़ के घटा लीजिए साथियों, छब्बीस 11.A आंसर होगा, क्या होगा ए होगा। सिंपल, कुछ करना नहीं था। लगा एक बीकर में 2 तरल पदार्थ एक्स वाई का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। जब 6 लीटर निकाल लिया जाता है, 6 लीटर निकाल भी लोगे तो ये अनुपात में कभी चेंजिंग नहीं आएगा, और इसके स्थान पे वाई मिला दिया जाता है, तो आज भी हमारा अनुपात ये है, ये एक्स वाई है। यहाँ से कितना मिला रहे हो सर, यहाँ से हम मिला रहे हैं 4, और क्वेश्चन के अनुसार 6, 4 बराबर 6, तो 1 बराबर साथियों कितना होगा, तो सर जी 6/2, मतलब 6/4 का मतलब 3/2, और टोटल क्वांटिटी यहाँ से कितना है तो 8 लीटर है शुरुआत में, तो 3/2 गुना 8, तो ये 4 होगा, 4 तिया 12, 12 में 6 लीटर निकाला था, तो पहले कितना था, तो 6 जोड़ देंगे 18 लीटर। बोला गया एक्स की मात्रा कितना था, 18 में एक्स के लीटर 5 है, कितना 8 में, ये कटेगा 4 होगा, 9 5 45, 45/4 11.25 लीटर, आंसर ए होगा। आगे आइए साथियों, लगा राहुल ने 375 रुपए प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौना खरीदा। एक दर्जन के दाम 375 है, तो 20 दर्जन के दाम कितना होगा, टोटल सीपी बताओ। सर 375 गुना 20 अगर निकालते हैं तो 0 होता है, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 6, 1 7, 7500। आगे बोला गया प्रत्येक खिलौना को जब एसपी कर रहे हो तो प्रत्येक खिलौना को 33 रुपया में बेच रहे हो, तो एक खिलौना को 33, तो एक दर्जन में 12 और 20 दर्जन लिया गया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 12 6 72, ठीक है, गुना में 11, तो ये हो जाएगा 0, सबको गुना करोगे 2 7 2 9 7, ये इतना हो जाएगा। बताओगे 7500 के वस्तु है, इतना रुपया आया, कितना का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है साथियों, तो ये हो गया कितना, इसमें से जाएगा 442 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कहाँ से 7500 से,
प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, 00 से 00 कट गया, 5 से काटोगे 15, 5 से काटोगे 8, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 15 पचे 75, 15 पचे 75, 75 हो गया 9, 15 छक्का 90, 5.6% की प्रॉफिट हो रहा है, 5.6% की प्रॉफिट हो रहा है। लगा 2 ट्रेन आगरा से कोलकाता के लिए 9 AM और 9:30 बजे रवाना होती है, आगरा से कोलकाता के लिए 240 किलोमीटर पर घंटा से, और तीसरी ट्रेन जो है, दूसरी ट्रेन 300 किलोमीटर पर घंटा चलती है। दोनों ट्रेन आगरा से कितना दूरी पर मिलेगी? सबसे पहले बताओ, 9 बजे एक चली, एक 9:30 बजे, तो पहली ट्रेन तो ये 9 बजे खुली थी और बिना रिलेटिव का ये आधा घंटा चली, दूसरी ट्रेन 9:30 बजे स्टार्ट हुई, तो क्या दूरी पहली ट्रेन जो है क्या दूरी कवर की होगी? दूरी बराबर में होता है चाल गुना समय, चाल हमारा 240 है और समय हमारा आधा घंटा लगा है, इसे काटोगे तो 120 किलोमीटर की दूरी ये चल चुका है, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन के बीच की दूरी। तो मिलन का समय होता है 120 किलोमीटर का दूरी है, दोनों में रिलेटिव लगेगा, सेम दिशा में जा रही है तो 60 किलोमीटर पर घंटा से दोनों घट जाएगा, 6 दूनी 12, 2 घंटा में मिलन हो जाएगा। कितना दूरी चली है? तो दूरी कितना दूर पर मिला हुआ है, मिलन का दूरी अंतिम ट्रेन बताएगी, तो 300 किलोमीटर की दर से 2 घंटा तक चली, 600 किलो। अंतिम ट्रेन समय भी बताती है, अंतिम ट्रेन दूरी भी बताती है, तो 600 किलोमीटर की दूरी। तृतीय समानुपात पूछा है बच्चे, तो b² बट्टा a होता है, मतलब 24 गुना 24, b² का मतलब, और तृतीय 6 होगा, 8 से काटोगे 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 12 होगा, 12 तिया 36, तृतीय समानुपात डी होगा, तृतीय समानुपात b² बट्टा a होता है। बोला प्रथम 43 प्राकृतिक संख्या का औसत बताइए, तो 1 से 43 तक की औसत। जब आप जानते हैं औसत, जब दी गई संख्या समान अंतराल में हो तो औसत पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या बट्टा में 2 होता है, तो 44 बट्टा 2 का मतलब क्या होता है? 22। जब दी गई सभी संख्या समान अंतराल में हो तो औसत पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या बट्टा 2, प्राकृतिक संख्या है, 1 से शुरू होता है, 43 तक गया है। बोला गया है 5 व्यक्ति 5 दिनों में 5 मेज बना सकता है, 5 व्यक्ति है 5 दिनों में 5 मेज बनाता है, 25 व्यक्ति 25 मेज बनाने के लिए कितना दिन लगेगा? डी दिन लगेगा। मानिए कितना दिन लगेगा? तो डी दिन लगेगा। ये एमडीएच फॉर्मूला पे बैठा दिए, ठीक है, ये एमडीएच फॉर्मूला पे 25 से 25 कटा, ये 5 से 5 कटा, डी लगेगा 5 दिन। कितना दिन में बन जाएगा? 5 दिन में बन जाएगा। 112 के साथियों 5। आइए, 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े, 10 मीटर कमरे में रखे जा सकने वाले लंबे बांस की लंबाई, तो विकर्ण, तो आप जानते हो डायगोनल निकालना पड़ेगा, डायगोनल होता है L² प्लस में B² प्लस में H² होता है साथियों। यहाँ से क्या करोगे? 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, 100 का स्क्वायर 100, ठीक है, तो लिख सकते हो आप यहाँ से क्या सर जी? तो सबको जोड़ोगे तो 6 4 10 के 0, 5 4 9 1 10 के 0, ठीक है, 3 4 5 500, तो 500 है, तो 500 को लिख सकते हो क्या? 500 को लिख सकते हो 25 चौके 100, आप लिख सकते हो 25 चौके 100 गुना 5, तो 25 के वर्गमूल 5, 5 दूना 10, 25 चौके 100 गुना 500, तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, 5, 10√5, आंसर क्या होगा? सी। 10√5 आंसर क्या होगा? सी। 125 का आंसर क्या होगा? सी। आइए, बोला गया साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 2 साल में 2000 रुपए की राशि 3120 हो जाती है, वार्षिक दर ज्ञात करें। दर बराबर में होता है साथियों क्या? ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय। ब्याज 2000 से 3120 हुआ है, क्या ब्याज बना है? तो 1120 ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना में समय, समय 2 साल का था साथियों। 00 से 00 कट गया, 0 से 0 गया, अब इसको काटोगे 2 दूना 4, 4 से काटोगे ये कितना होता है? 4 दूना 8, 3 8 चौके 32, 28%। कितना होगा साथियों? 28%। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। आगे आइए, 501 और 701 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो कि 10 से विभाज्य है? साथियों आपको क्या करना है?
तो मुझे तो लगता है इसमें से इसको घटा दीजिए। तो आप देखते हैं, हम डायरेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे, 0 0 2 होगा, 2 से 10 से भाग, तो 20 संख्याएं, ए भाई 20 संख्या ऐसी है, 20 संख्या ऐसी है जो कि 10 से भाग ले। हमने क्या किया, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए, तो 701 में से 501 घटेगा, कितना बनेगा, 200 आएगा। किससे भाग लगाना है, 10 से भाग लगाना है। एक कट गया, तो 20 संख्या ऐसे है जो कि 10 से भाग लगेगा। मतलब 3 से विभाज्य नहीं है, तो 3 और 10, 30 से कौन कौन संख्या विभाज्य है, तो सर 200 में 30 से कितनी संख्या विभाज्य है, ये काटेंगे, ये कितना होगा, 6 18, लगभग में 6 एक 7 मान सकते हैं। लमसम में 7 संख्या ऐसे हैं जो कि 30 से विभाज्य, मतलब 3 से विभाज्य है, तो टोटल 20 हुआ, 20 में से 7 चला जाएगा, कितना होगा, 13। 13 संख्या केवल 10 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य नहीं है। बोला अगर 44 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है, 44 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है x वस्तु के विक्रय मूल्य के समान, इसको इधर ले आइए, CP बटा में SP, ये क्या हो जाएगा, x बटा में 44, x में खरीदा 44 में बेचा, कितने का लाभ हो रहा है, तो 10%, तो इसके फ्रैक्शन मान 1/10, इसमें जोड़ोगे तो 11/10, नीचे CP होता है, ये SP होता है। आपने क्रय मूल्य किया 10 का, बेचा 11 का, और यहाँ से 44 का बेच रहा है, तो 11 बराबर में 44 का, यहाँ से 11 और यहाँ 44, एक की मान 4, तो 10 की मान कितना होगा, 40 होगा। तो क्या होगा, 40 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर होगा, x की मान 40 होगा। आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं बच्चे, सभी बच्चे को समझ में आया होगा। मेरे प्यारे साथियों, फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।